वेलकम टू स्टडी जीके। भारत की राज्य व्यवस्था के इस पहले लेक्चर में हम जानेंगे भारत का संवैधानिक विकास अर्थात भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने आई थी, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के बहुत ही विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक भारत में व्यापार करती थी, व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी। 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उसके बाद 1765 में प्लासी के युद्ध में जीत के बाद 1765 में कंपनी को राजस्व या दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। फिर वहीं से कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो जब से क्षेत्रीय शक्ति बन जाती है तो ब्रिटिश सरकार को लगता है कि अब इसको नियंत्रण करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए भी कोई एक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा, या हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ उसकी पृष्ठभूमि के जान लें, या उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले जानेंगे, अगर हम बात करें तो भारत के संवैधानिक विकास की, तो इसमें दो प्रक्रिया। एक तो पहले कंपनी का शासन होता है, कंपनी का शासन होता है। दूसरा ताज का शासन होता है। अब कंपनी का शासन चलता है वो चलता है 1773 से 1858 तक। 1858 तक चलता है। फिर 1857 के विद्रोह के बाद, जब 1857 में विद्रोह हो जाता है, सैनिक विद्रोह, तो फिर ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ गवर्नर जनरल जो भारत का रहता है उसको ख़त्म करके, कंपनी का शासन ही ख़त्म करके अपने हाथ में ले लेती है, ताज अपने हाथ में ले लेता है। तो फिर गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के वायसराय कर दिया जाता है। तो उसका वायसराय का शासन चलता है 1858 से लेके 1947 तक, स्वतंत्रता तक उसका शासन चलता है। और हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे हमारी जो राज्य व्यवस्था या हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले जब कंपनी का शासन होता है जो 1773 से 1858 ईस्वी तक चलता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार एक पहला कार्य करती है 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार एक पहला कार्य करती है। इसमें सबसे पहले ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके कार्य होते हैं उसको नियमित रूल एंड रेगुलेशन के लिए, नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम होता है कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता अब मिल जाती है कि कंपनी प्रशासनिक कार्य भी करती है और राजनीतिक कार्य, उसको एक मान्यता मिल जाती है। और इसी के द्वारा भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे रखी जाती है, जैसे उस समय ब्रिटिश प्रांत होते हैं, बंगाल होता है, मद्रास होता है, बम्बई होता है। अब इसमें जो बंगाल का गवर्नर होता है उसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। जो और ब्रिटिश प्रांत होते हैं जैसे बम्बई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया जाता है। इसीलिए इसमें केंद्रीय प्रशासन की एक नींव रखी जाती है। तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर होता है उसका नाम बदल दिया जाता है, उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और इसमें सारे अधिनियम की जो समय है उसमें अगर किसी को ये जानना हो कि बंगाल का गवर्नर या गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय का टाइम पीरियड कब था, तो उसके लिए अलग 2 वीडियो बनाए, वो आप देख सकते हैं इस इतिहास में। और यहाँ हम बस इसकी अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, चार्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत शासन अधिनियम आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में हम बस पढ़ेंगे जो कंपनी का शासन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो 1773 से 1858 तक पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद हम फिर ताज का शासन जब 1858 से 1947 तक चलेगा उसको पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, 25-30 क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी के एग्जाम हो, या स्टेट पीएससी किसी भी और वनडे एग्जामों में पूछे जाने वाले बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आखिर में जो हमारी राज्य व्यवस्था है, जो हमारी संविधान है, उसका बेस क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है,
तो सबसे पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद के जो वीडियो बनेंगे उसमें डिटेल ऐसे नहीं रहेगा, उसमें बस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जो इसके बाद जो वीडियो बनेंगे, जैसे जब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना संविधान की या कैबिनेट मिशन या संविधान सभा के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी हम पहली वीडियो जो है ये हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे जो संविधान या राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? तो जो पहले बंगाल का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर या मद्रास के गवर्नर, जो हर एक प्रांत के अलग अलग गवर्नर होते थे, इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर है उसका उसका पदनाम बदल दिया जाता है। उसको बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और जब गवर्नर जनरल कर दिया जाता है तो उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। 4 सदस्य होते हैं। अब यहाँ जैसे अगर हम मान लें, जैसे कि भारत की राज्य व्यवस्था में अगर स्वतंत्रता के बाद देखें तो प्रधानमंत्री और उसकी कार्यकारिणी, वैसे यहाँ है जैसे गवर्नर जनरल बन गया, फिर उसके लिए उसकी कार्यकारिणी या मंत्रिमंडल उसी टाइप का जो आज डेवलप होकर यहाँ तक पहुँच गया है कि एक प्रधानमंत्री टाइप होता है और एक उसकी कार्यकारिणी या उसका मंत्रिमंडल हो गया। उसी टाइप से जब बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया जाता है, फिर उसको 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी बनाया जाता है उसकी सहायता के लिए। और उस समय जब ये बंगाल का गवर्नर रहता है वारेन हेस्टिंग 1773 में, लेकिन उसी समय इस अधिनियम के द्वारा उसका जब पदनाम बदला जाता है तो सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बनता है। और अंतिम बंगाल का गवर्नर वही रहता है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ही रहेगा। और जो जब गवर्नर जनरल नाम होगा तो यही बनता है पहला। आगे देखते हैं। इसके द्वारा जो बम्बई और मद्रास, इसके द्वारा बम्बई हो गया और मद्रास बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए हैं। इससे पहले जो सभी गवर्नर जो अलग अलग थे, स्वतंत्र थे। और इसी अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में क्या है, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो पहले मुख्य न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं उनका नाम है इलियाज इम्पे। इलियाज इम्पे नाम है उनका, इम्पे या इप्पे जो भी है, जो कह लो। कहीं कहीं किताबों में इम्पे, कहीं कहीं इपे मिलता है। तो इलियाज इम्पे इनका नाम है, जो पहले मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के बनाए जाते हैं। और इस अधिनियम में एक और महत्वपूर्ण बात की गई थी कि जो कंपनी के कर्मचारी होते थे पहले वो उपहार और रिश्वत भारतीयों से ले लेते थे और निजी व्यापार भी करते थे, कंपनी के साथ साथ अपना निजी व्यापार भी करते थे। अब उसको भी इस अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल के माध्यम से भारत में जो है राजस्व यानी कि टैक्स और रेवेन्यू जितने हैं और सिविल, नागरिक और सैनिक मामलों की जो जानकारी देना ब्रिटिश सरकार को आवश्यक कर दिया। दूसरा एक एक्ट आता है जिसे हम संशोधन अधिनियम कहते हैं। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए एक संशोधन एक्ट आता है जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। वो 1781 में आता है। जो कुछ कमियां रह जाती हैं उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उससे दूर करने के लिए 1781 का संशोधन एक्ट आता है। जैसे इसमें ये कहा गया कि जो इस 1781 में जो गवर्नर जनरल को काउंसिल है, जो इस कानून में कहा जाता है कि जो गवर्नर जनरल होता है और इसकी जो काउंसिल होती है जिसमें 4 सदस्य इसकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं, वो उनको सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उससे बाहर कर दिया जाए। यानी कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी निर्णय लेंगे उसकी सुनवाई अब उच्चतम न्यायालय नहीं करेगी। और इसमें जो कलकत्ता के, ये भी कहा गया जो कलकत्ता के सभी निवासी हैं वो अब इसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। जो उच्चतम न्यायालय है 1774 का जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, इसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। और जो हिंदुओं का मामला होगा, जो हिंदूज़ का कोई भी मैटर होगा वो हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से देखा जाएगा, उनके निजी कानूनों के हिसाब से। और मुस्लिमों का होगा वो उनके निजी कानूनों के हिसाब से देखा जाएगा। ये भी कहा जाता है इस एक्ट में। अगला एक्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री होता है विलियम पिट्स, उसी के नाम पे पिट्स का इंडिया एक्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें एक नया निकाय बनाया जाता है, नियंत्रण बोर्ड करके नाम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका नाम होता है। क्योंकि अभी तक जो कार्य देखता था, जो चाहे प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो या व्यापारिक हो, वो सब देखता था निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ही देखा। लेकिन अब इसमें 2 पोस्ट बना दी जाती है। एक और पोस्ट बना दी जाती है जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है या नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है या नियंत्रण मंडल,
जो राजनीतिक मामलों का प्रबंधन होगा, यानी कि सरकार और प्रशासन से जो संबंधित मामले होंगे, वो कौन देखेगा? नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से देखेगा। और जो कंपनी के व्यापारिक मामलों को जो देखेगा, जो कंपनी व्यापार करती थी पहले, उसका जो मामला देखेगा वो निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ दोहरे शासन या दोहरे प्रशासन की नीति अपनाई जाती है। इसीलिए इस निकाय का जब गठन किया जाता है नियंत्रण बोर्ड का, तभी लग जाता है कि अब द्वैध शासन का प्रारंभ हो गया है, द्वैध व्यवस्था का एक आरंभ यहीं से माना जाता है। और इसमें नियंत्रण बोर्ड को शक्ति थी कि वह ब्रिटिश से जो नियंत्रित भारत थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसको यह शक्ति होती थी कि जो ब्रिटेन के जो ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश नियंत्रण में जितने भी भारत के क्षेत्र थे, उसमें सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व रेवेन्यू से संबंधित गतिविधियों का वो अधीक्षण और नियंत्रण करें। और देखते हैं यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है दो कारणों से। इसमें पहला होता है कि कंपनी के जो अधीन क्षेत्र पहली बार उठे, उसे क्या है, कंपनी के जो अधीन क्षेत्र होते हैं या ब्रिटिश, उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और दूसरा जो है, ब्रिटिश भारत को या ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के जो कार्य हैं और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण लगा दिया गया। जो कंपनी के कार्य थे और उसके प्रशासन पर एक नियंत्रण लगाया गया। और कंपनी, अब दूसरा देखते हैं कौन सा अधिनियम आता है, 1786 का अधिनियम। एक 1786 में अधिनियम आता है। इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है वो होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अधिनियम जो है ये इसी के लिए लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। इसने गवर्नर जनरल नियुक्त होने से पहले दो शर्त रखता है। पहली शर्त वो है कि जो इसके जो काउंसिल के मेंबर हैं या जो इसके कार्यकारी परिषद में जो मेंबर रहेंगे, वो निर्णय, जो 4 मेंबर होते हैं, अगर वो कोई भी निर्णय लेंगे तो उसको इसको ना मानने का भी अधिकार मिले। कि जो हमारे जो 4 मेंबर हमारी सहायता के लिए अगर कोई निर्णय ले रहे हैं हमारे खिलाफ या हमारे विपरीत कोई निर्णय ले रहे हैं, हमारे निर्णय से सहमत नहीं है, तो हमें उनको ना मानने का भी हमारे पास अधिकार होना चाहिए। मुझे वो अधिकार मिलना चाहिए, तभी मैं गवर्नर जनरल बनूंगा। और एक और चीज़ वो मांग करता है, कहता है कि मुझे कमांडर इन चीफ का पद चाहिए, जो है कमांडर इन चीफ का। तो दोनों शर्तें उसकी मान ली जाती हैं। तो वही शर्तें जो मानी जाती हैं, तो वही 1786 के अधिनियम में रखा जाता है। अगला फिर चार्टर आता है, 1793 का चार्टर अधिनियम। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अब इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को काउंसिल के निर्णयों को जो ना मानने की जो शक्ति दी गई थी, वो जो भविष्य के जो सभी आएंगे गवर्नर जनरल और जो प्रेसिडेंसी या प्रांतों के जो गवर्नरों को वहाँ तक भी बढ़ा दिया गया। जो इसके निर्णय को कि मुझे काउंसिल के निर्णय को ना मानने की जो शक्ति है, वो अब भविष्य में जो भी आएंगे गवर्नर जनरल, जो इसने पहले दो शर्त रखता है कि मुझे कमांडर इन चीफ का पद चाहिए और जो मैं काउंसिल जो हमारी हेल्प सहायता करेगी उसके जो निर्णय होंगे उसे मुझे ना मानने की का भी शक्ति होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए। उस शक्ति को अब भविष्य में आने वाले जो भी गवर्नर जनरल बनेंगे सब पे लागू कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि प्रांतों, जो प्रेसिडेंसियों के गवर्नर, वहाँ तक भी लागू कर दिया जाता है। और एक इसने भारत पर व्यापार करने के लिए कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया। अभी भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उसका ही एकाधिकार अभी इसको कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया, 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। क्योंकि जो ब्रिटेन में और कंपनियां थी वो भारत में व्यापार करने के लिए आना चाहती थी, लेकिन चार्टर द्वारा इसे ही इस एकाधिकार दिया गया था, इसलिए इसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। ये अब कब तक रहेगी, 1813 तक। और इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, और इसमें एक और व्यवस्था 1793 में की गई थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के या नियंत्रण मंडल के जो भी सदस्य हैं उनको जो उनका वेतन का भुगतान किया जाएगा वो भारतीय राजस्व या भारतीय खजाने से ही किया जाएगा। इससे जिससे भारत में और आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है और भारतीय लोगों से और ज़्यादा टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे इनका और शोषण बढ़ जाता है। अगला चार्टर आता है जो 1813 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अभी 20 साल के लिए बढ़ाया गया था 1793 के चार्टर के द्वारा, 1793 का जो चार्टर आया था उसमें कंपनी के जो मोनोपोली है या एकाधिकार को, व्यापार करने के एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। इसको 1813 में आके समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन दो चीज़ों पर इसका एकाधिकार बना रहता है। एक क्या है, एक चाय का व्यापार कौन करेगी, बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। दूसरा, चीन के साथ भी जो व्यापार करेगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। और इसमें शिक्षा के लिए भी इसमें खर्च किया जाता है, 1 लाख रुपये शिक्षा के लिए भी खर्च करने का प्रावधान इसमें बना था उस समय 1813 में। और ईसाई मिशनरियों का एक दल भी भारत आता है यहाँ पे लोगों को शिक्षा देने के लिए। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि भारतीयों को प्रबुद्ध बनाने के लिए ये ईसाई मिशनरी जाते हैं।
और जहाँ ब्रिटिश इलाका रहता है वहाँ के लोगों के बीच ये पश्चिमी शिक्षा का प्रसार की भी व्यवस्था करते हैं। अगला चार्टर जो है वो 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। अब इस चार्टर को अभी जो केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 1773 में जो नींव रखी गई थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया जाता है, बाकी गवर्नर को उसके अधीन कर दिया जाता है। तो अब ये बड़े लेवल पे हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और उसमें जो है सभी नागरिक, जो सिविलियन और सैन्य शक्तियाँ, सभी शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। और इस प्रकार जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर हम देखें तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही होता है, क्योंकि 1835 तक ये रहेगा, 1833 में ही आ गया है अधिनियम। तो 1833 से पहले वो जो रहता है, क्योंकि 1828 में ये आता है लगभग, और ये इसीलिए बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। फिर 1833 में चार्टर के अधिनियम के द्वारा इसका पदनाम और इसकी शक्तियाँ बढ़ा दी जाती हैं, पूरे भारत में कर दी जाती हैं। तो इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहेगा और अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा। इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो देखते हैं। इसमें बम्बई प्रांत है और मद्रास प्रांत के जो गवर्नर, उनके जो विधायिका या उनके कानून निर्माण करने की जो शक्ति थी उसे वंचित कर दिया जाता है उसे। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए, अब भारत का जो गवर्नर जनरल है उसे पूरे भारत में विधायी संबंधी जो असीमित अधिकार प्रदान किए कर दिए जाते हैं कि अब वो पूरे भारत के लिए वो कानून बनाएगा। कौन? भारत का गवर्नर जनरल। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अभी तक एक व्यापारिक एकाधिकार रहता था 1793 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, फिर 1813 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ भी उसका जो एकाधिकार बना रहता है, अब यहाँ आके वो भी ख़त्म कर दिया जाता है कि चाय और चीन पर भी उसका एकाधिकार अब इस अधिनियम के द्वारा, चार्टर के द्वारा उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस अधिनियम इस चार्टर के बाद एक व्यापारिक रूप में जो उसकी गतिविधियाँ होती थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब यह शुद्ध रूप से क्या बन गई, एक प्रशासनिक या निकाय बन गई, शासन प्रशासन की अब एक निकाय बन गई। अब उसकी व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त हो गई। और इसी चार्टर के एक्ट के द्वारा सिविल सेवा के लिए, जो प्रतिष्ठित सिविल सेवा होती है, उसके लिए एक प्रतियोगिता का 1833 में एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का एक प्रयास करता है। और इसमें कहा गया था कि जो कंपनी में किसी भी भारतीय को कोई पद हो, कार्यालय में या रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडलों के द्वारा इसका विरोध कर दिया जाता है। फिर ये प्रावधान लागू नहीं हो पाता, इसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर 20 साल बाद एक चार्टर आएगा जो 1853 में, उसमें ये मान्य हो जाता है। उसमें फिर वहीं से ये खुली प्रतियोगिता का आयोजन की शुरुआत होती है। जो अंतिम चार्टर आता है 1858 का, 1853 का, 1858 से पहले 1853 का चार्टर अधिनियम जो है, इसमें 1793 के जो चार्टर अधिनियम से लेके अगर हम देखें, जो 1793 से चार्टर आता है और हर 20 साल पे फिर 1813 आता है, फिर 1833 आता है, फिर 20 साल के गैप पे 1853 आता है। ये अंतिम रहता है क्योंकि इसमें कोई घोषणा नहीं की जाती है कि ये फिर 20 साल बाद कोई आएगा, ये अंतिम चार्टर रहता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या विशेषताएँ इसकी हैं। अगर हम देखें तो संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने पहली बार जो गवर्नर जनरल के परिषद के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य के जो होते हैं, पहले जो विधायी या कानून निर्माण करने की और जो प्रशासन करने की, उसको अलग अलग कर देता। पहले एक ही था, जो गवर्नर जनरल की परिषद ही उसको देखती थी। अब उसको विधायी कार्य के और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है। और इसके लिए जो परिषद में 6 नए पार्षद भी जोड़े जाते हैं। 6 नए, अभी 4 थे, अब 6 नए और जोड़े जाते हैं। इन्हें विधान पार्षद कहा गया, विधान पार्षद कहा जाता है। जैसे आज वही धीरे धीरे बढ़ती हुई, जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा बन जाती है, तो यही डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे कि वो कैसे अब केंद्रीय विधानसभा जैसे हमारी संसद या पार्लियामेंट बन गई है, वही अब धीरे धीरे इसमें संख्या बढ़ेगी। पार्लियामेंट और इस टाइप से जो बन रही है धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी संख्या इसमें। अगर दूसरे शब्दों में हम इसको देखें तो गवर्नर जनरल की एक नई विधान परिषद का गठन किया है, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। और एक महत्वपूर्ण इसमें कार्य होता है कि सिविल सेवा की भर्ती के लिए जो चयन के लिए खुली प्रतियोगिता होती है, ओपन कंपटीशन होता है, और ये सभी के लिए खोल दी जाती है, भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी जाती है। और 1854 में एक समिति बनाई जाती है जिसे मैकाले समिति कहते हैं। और पहली बार
भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया गया। जो विधान परिषद जो बनी थी केंद्रीय विधान परिषद, उसमें जो स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में 4 का चुनाव जो होता था, जो 6 नए सदस्य जोड़े गए थे उनमें 4 का चुनाव जो स्थानीय जो सरकारें जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। जो 6 जोड़े जाएंगे उसमें 4 जो हैं इन स्थानीय सरकारों से उसमें रखे जाएंगे। इस तरीके से हमने जो 1773 से लेके रेगुलेटिंग एक्ट से लेके चार्टर अधिनियम 1853 तक हमने देखा कि जब तक कंपनी का शासन रहता है, फिर वहाँ तक हमने देखा कि कैसे एक प्रक्रिया चल रही है विकास की, या उनके शासन की प्रक्रिया कैसे चल रही है। क्योंकि यहीं से ही हमारे संविधान में कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें रखी जाएंगी, और संविधान में कुछ ना कुछ चीज़ें यहीं से हमें प्रतीत होती हैं। जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके जानेंगे। फिर इसके बाद हम 1857 में क्या होता है, भारत में एक सैनिक विद्रोह हो जाता है। फिर यहाँ का शासन बदल दिया जाता है। शासन बदलने का मतलब जो ब्रिटिश सरकार होती है वो, या ब्रिटिश सरकार या वहाँ के ताज या वहाँ के क्राउन, वो यहाँ का शासन गवर्नर जनरल से हटाकर उसे अपने अंडर में ले लेती है। अब वो डायरेक्ट वहाँ से शासन करेगी। और गवर्नर जनरल को फिर इसीलिए 1858 का एक भारत सरकार का अधिनियम आता है। जब ताज का शासन शुरू होगा 1858 से 1947 तक, तो 1858 में भारत सरकार का एक अधिनियम आएगा जिसमें यहाँ का गवर्नर जनरल का पदनाम बदल दिया जाता है। और बदल कर क्या कर दिया जाता है, वायसराय। तो जब पदनाम बदल के वायसराय कर दिया जाता है और उसकी शक्तियों को मतलब यहाँ से लेके ताज या क्राउन को दे दिया जाता है। और जो यहाँ का वायसराय बनेगा वो क्या होगा, ताज का एजेंट होगा। ताज का एजेंट अब ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेगा, वो ब्रिटेन की सरकार को करेगा या ताज को करेगा। और इसके लिए एक नया पद बनाया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, भारत का राज्य सचिव बनाया जाता है। फिर उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाया जाता है। फिर उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक आज़ादी तक चलेगा। उसमें पहला जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आएगा, उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोनों को पढ़ने के बाद, कंपनी का शासन और ताज के शासन दोनों को पढ़ने के बाद, हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।